Hello everyone, welcome back to Biology Discovery. Today lecture is on the topic of cystic fibrosis. तो आज हम देखेंगे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो कैसे होता है, क्या इसका रीज़न है और ये कौन सी जो है डिजीज़ है। सिस्टिक फाइब्रोसिस का हम देखेंगे इसके काज, साइन एंड सिम्टम एंड इसके ट्रीटमेंट। Cystic fibrosis is a genetic disorder that primarily affect the lungs and digestive system. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये प्राइमरली इफ़ेक्ट करता है लंग्स पे। लंग्स का डिजीज़ है ये और कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट करता है। इट इज़ काज्ड बाय म्यूटेशन इन द CFTR जीन। तो इसका मेन काज क्या है कि ये म्यूटेशन होता है किस जीन में, CFTR जीन में, जिसको हम सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर भी कहते हैं, विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ थिक स्टिकी म्यूकस। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक जो काफ़ी ज़्यादा थिक म्यूकस जो है उसका सक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। This abnormal mucus can log airways and trap bacteria। और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये जो एबनॉर्मल म्यूकस जब मतलब इस जीन का जब म्यूटेशन हो जाता है तो जीन के म्यूटेशन होने की वजह से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा थिक और स्टिकी म्यूकस का जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है लंग्स में। और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो थिक म्यूकस हो जाने की वजह से ये कहीं ना कहीं जो हमारी एयरवेज होती है, यहाँ से हवा जो है हमारे लंग्स के अंदर तक जाएगी, वहाँ पे ये जो क्या कर देता है, इनका ब्लॉकेज कर देता है। और कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होने की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया जो है उस म्यूकस के अंदर क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, लीडिंग टू परसिस्टेंट लंग इन्फेक्शन, जिसकी वजह से हमें लंग इन्फेक्शन जो है सबसे पहला सिम्टम हमें देखने को मिलेगा पेशेंट में, एंड अदर कॉम्प्लिकेशन, और कहीं ना कहीं कुछ और कॉम्प्लिकेशन भी उसमें पेशेंट में हमें देखने को मिलेगी। और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है इनहेरिटेंस डिजीज़ है। द ऑटोजोमल रिसेसिव बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कैरियर ऑफ द फैकल्टी जीन। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं कि अगर ये इनहेरिटेंस डिजीज़ है तो जो ऑटोनॉमल रिसेसिव मतलब ये जो उनके पेरेंट्स होंगे वो दोनों के दोनों कैरियर हो सकते हैं इस चीज़ के लिए। म्यूटेशन इन द CFT जीन मोस्ट कॉमनली म्यूटेशन किसमें होगा, तो इसमें क्या होता है कि म्यूटेशन इन द CFT जीन मोस्टली जो कौन सा म्यूटेशन होगा इसमें, F508 म्यूटेशन। CFTR जिसको हम जैसे हमने पढ़ा कि सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर भी बोलते हैं, ये बिलोंग करता है ABC रिपोर्टर ट्रांसपोर्टर फैमिली से। ठीक है, मतलब CFT एक्चुअली जो जीन है वो सिक्रीशन करता है CFTR प्रोटीन, जो एक तरह से ट्रांसपोर्टर का काम करता है हमारे मेम्ब्रेन्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इट इज़ ए ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन फंक्शन करती है एज ए CAMP एक्टिवेट ATP गेटेड क्लोराइड चैनल। ठीक है, इसका काम क्या है कि ये जो जीन है ये एक तरह से जो प्रोटीन सक्रीशन होती है CFTR प्रोटीन की, वो एक्ट करता है एज ए क्लोराइड चैनल। क्लोराइड चैनल मतलब लंग्स के अंदर कहीं ना कहीं ये क्लोराइड की या तो एंट्री करवा रहा होगा या तो ये क्या कर रहा होगा, उसको आउट कर रहा होगा सेल के अंदर से, लंग्स के अंदर जो सेल्स हैं। द CFTR प्रोटीन इज़ वाइडली एक्सप्रेस्ड इन द बॉडी। मतलब अब ये जो CFTR प्रोटीन्स हैं इनका जो सक्रीशन या प्रोडक्शन जो है उनका एक्सप्रेशन जो है ज़्यादातर कहाँ देखने को मिला है, लंग्स में, गैस्ट्रो इंटेस्टिशनल ट्रैक में, लीवर में, पेनक्रियाज में, स्वेट ग्लैंड्स में एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में। देखो कितनी जगह पे इसका प्रोटीन का सिक्रीशन होता है। और अगर इसके जीन में ही म्यूटेशन हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेज करेगा। अगर जो थिक म्यूकस का सिक्रीशन होगा तो ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। नेक्स्ट जैसे ये बता रहा है कि जो CFTR चैनल इज़ अनयूजुअल
इन दैट इट रिक्वायर्ड बोथ ATP हाइड्रोलिसिस की भी रिक्वायरमेंट होती है इस चैनल के लिए, और CAMP डिपेंडेंट फॉस्फोराइलेशन की भी ज़रूरत होती है। फॉस्फोराइलेशन जैसे हमें पता है कि फॉस्फोराइलेशन होगी तो ये चैनल कहीं ना कहीं एक्टिवेट होगा और कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट होगा, तो फॉस्फोराइलेशन होना यहाँ पे ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं ATP का हाइड्रोलिसिस होना भी ज़रूरी है। CFTR प्रोटीन एक्ट एज ए चैनल दैट ट्रांसपोर्ट, ये जो है क्या ट्रांसपोर्ट करता है, क्लोराइड आयन। जैसे मैंने बताया था कि CFTR प्रोटीन जो है वो कहीं ना कहीं एक्ट करती है चैनल की तरह, दैट ट्रांसपोर्ट क्लोराइड आयन इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। द ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोराइड आयन हेल्प द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थिन फ्रीली म्यूकस फ्लोइंग म्यूकस। तो ये कहीं ना कहीं ज़रूरी था किसके लिए, कि वहाँ पे एक थिन और थोड़ा फ्लोइंग म्यूकस जो है चाहिए था वहाँ हमें सेल के अंदर, बट कहीं ना कहीं म्यूटेशन हो जाने की वजह से वो म्यूकस काफ़ी थिक हो जाता है, थिन नहीं रहता, वो थिक हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हमें देखने को मिलेगी। बट इन चैनल का मेन काम क्या था कि वो ट्रांसपोर्ट करता है क्लोराइड आयन को और हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन which is necessary for the production of thin freely flowing mucus। देन आगे हम देखते हैं कि म्यूकस लिब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द एयरवे। तो ये जो म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा था नॉर्मल कंडीशन में, तो वो करता क्या है, वो प्रोटेक्ट करता है हमारी जो लंग्स की एयर वेज हैं उनको, डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एंड अदर ऑर्गन एंड टिश्यूज़ को। The CFTR protein also regulates the function of other channel को भी ये कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है, जैसे सोडियम आयंस अदर ऑर्गन एंड टिश्यू के भी इसमें फंक्शंस में हेल्प करता है। The CFTR protein also regulate the function of channels such as sodium channels में भी कहीं ना कहीं अपना फंक्शन प्ले करता है। ये डिफेक्टिव CFTR प्रोटीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज़ सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो अल्टीमेट हमें पता चला कि कहीं ना कहीं CFTR प्रोटीन में ही प्रॉब्लम हो जाने की वजह से हमें ये सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो डिज़ीज़ देखने को मिलेगी। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिज़ीज़ है जो मतलब इनहेरिटेंस डिज़ीज़ है ये, और कहीं ना कहीं ये ज़्यादातर इसका इफ़ेक्ट हमें लंग्स में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए या इसका सक्रीशन ना हो या इसके जीन में म्यूटेशन हो जाए, तो एक काफ़ी थिक म्यूकस की सक्रीशन जो है हमारे लंग्स के अंदर जो सेल हैं उनमें देखने को मिलेगी, और जिसकी वजह से हमारे जो भी एयरवेज हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होंगे या उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। तो ये चीज़ जो है इसे हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट ये क्या कहता है, इफ़ेक्टिव सिस्टम, कि इसकी वजह से क्या क्या सिस्टम हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट हो सकते हैं सिर्फ इस एक डिज़ीज़ की वजह से। पहले तो हमें पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम तो इसकी वजह से इफ़ेक्ट होगा, जैसे इसके कुछ सिम्टम हमें देखने को मिल सकते हैं, क्रोनिक कफ हो सकता है, फ्रीक्वेंट लंग इन्फेक्शंस जो हो सकती हैं, ब्रोंकाइटिस वगैरह, सीजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रोंकियोटाइसिस, जिसमें हम कह सकते हैं कि वाइडनिंग हो सकती है एयरवे की ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कि, और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमें देखने को मिलेगा जैसे पोअर वेट गेन, ग्रोथ, ग्रीजी बल्की टूल्स, ब्लॉक पेनक्रियाटिक डक्ट्स, रिड्यूस एंजाइम सेक्रीशन और मॉल एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे देखने को मिलेगा कि मेल ऑफन इनफर्टाइल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाल डिफरेंस, फीमेल में भी रिड्यूस फर्टिलिटी एंड स्वेट ग्लैंड में हमें क्या एक्सेस साल्ट जो है हमें हमारे स्वेट में देखने को मिलेगा। ये जो अगर हम इसका डायग्रामेटिकल देखें तो ये जैसे दिखाया गया है यहाँ पे, ए जो पोर्शन है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से ये इफ़ेक्ट ऑर्गन इफेक्ट जो होंगे हमारे सिस्टिक फाइब्रोसिस से, जैसे साइनसिस हो सकता है, इन्फेक्शन है ना नोज़ में, लंग्स में जैसे देखने को मिलेगा हमें कि स्टिकी और कुछ स्टिकी थिक म्यूकस बिल्डिंग अप होने लगेगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वहाँ पे इन्फेक्शन, बैक्टीरियल की इन्फेक्शन हो सकती है। हमारी जो एयरवेज हैं वो वाइडन हो सकती है,
नेक्स्ट उसके बाद स्किन जो है, जैसे जिसमें स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस साल्टी स्वेट, ठीक है ना, ज़्यादा उसमें साल्टी स्वेट हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं जैसे लीवर ब्लॉक, बैलरी डक्ट्स जो होती हैं, बाइलरी डक्ट्स वो ब्लॉक हो जाएंगी। पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक डक्ट्स जो हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं। नेक्स्ट इससे पेनक्रियाटिक डक्ट्स ब्लॉक हो सकती हैं। देन इंटेस्टाइन जो है वो कैनॉट फुली एब्जॉर्ब द माल न्यूट्रिशन को, कहीं ना कहीं वो क्या नहीं कर पाएगी, अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट जो है रिप्रोडक्टिव में, जैसे हमने बता दिया कि मेल एंड फीमेल में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। नॉर्मल एयरवे में जैसे हमें ये दिख रहा है, देखियो कितना ज़्यादा मतलब वो है, थिन लेयर है म्यूकस की, और कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा ओपन है ये, है ना, एयर बाई जो वॉल है कितना ज़्यादा ओपन है, और एयर थिन लाइन जो है कितनी ज़्यादा थिन लाइन हमें यहाँ देखने को मिल रही है म्यूकस की। अगर हम सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन वाला देखें अगर हम, तो देखो कितना ज़्यादा थिक हमें देखने को मिलेगा। थिक म्यूकस जो है कहीं ना कहीं वो ब्लॉक करेगा, वाइडनिंग जो एयरवे हो रहा है, और ब्लड जो है म्यूकस में बहुत कम जो ब्लड का सप्लाई जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसमें जहाँ पे हो जाएगी, और एयर का भी पैसेज जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इस तरीके की ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट जैसे ये भी दिखाया गया है कि जैसे ये लंग्स ब्रोंकाई जो है हमारे, तो ये जो हमारे एयरवेज इसके अंदर होंगे, हेल्दी ब्रोंकस की जो है ओपन एयरवे इस तरीके से होगी, जिसमें अच्छा खासा फ्लो जो है हमें किसका दिख रहा है, अच्छा खासा फ्लो हमें एयर का दिख रहा है ना। ये देखो कितना ज़्यादा जो है ये ओपन है, कितना ज़्यादा, और कितना अच्छे से यहाँ से एयर फ्लो कर रहा है। बट वही हम सिस्टिक फाइब्रोसिस का अगर हम देखते हैं ब्रोंकस, तो देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा म्यूकस जो है लॉगिंग हुआ है एयरवे के अंदर, और कितनी पोअर एयर जो है यहाँ से फ्लो कर रही है। तो इस तरीके की कंडीशन हमें इस डिज़ीज़ में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट इसको देखें, तो ये मैंने बताया है कि किस तरीके से ये पास हो सकता है, कि अगर दोनों पेरेंट्स जो हैं वो कैरियर है, ये जो रिसेसिव आर मैंने बताया है ये कहीं ना कैरियर को शो कर रहा है, कि मान लो कि मेल फीमेल जो हैं वो दोनों के दोनों इसके लिए क्या है, ये कैरियर है, फीमेल भी कैरियर है और मेल भी कैरियर है। तो आगे जो रिज़ल्ट होगा वो क्या हो सकता है, कि जो आगे वाली इसकी जनरेशन होगी, तो क्या चांस होगा, जैसे ये जो है एक यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों आ रहा है, मतलब ये नॉर्मल होगा, है ना, ये नॉर्मल होगा। ये जो दो आगे बीच में दिखा रहे हैं ये जो है ये कैरियर होगा, ठीक है, ये क्या है, कैरियर है। और ये जो है लास्ट वन जो है ये बिल्कुल ही लीथल कंडीशन है, मतलब इसमें तो हम बोल सकते हैं कि ये कैरियर नहीं है, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस से ये जो है आगे का जो कोई भी जनरेशन जो आएगी इसमें से एक इंडिविजुअल ऐसा भी हो सकता है, कैरियर हो सकते हैं, एक जो है नॉर्मल भी हो सकता है, और एक कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, चांसेस है कि वो सिस्टिक फाइब्रोसिस से ही न्यू बॉर्न बेबी में ऐसा ही हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट इसके मोस्ट कॉमन जो सिम्टम देखने को मिले हैं, जैसे क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इन्फेक्शन एंड अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, रिप्रोडक्टिव इशू हो सकते हैं, साल्टी स्किन्स हो सकती हैं, एंड बोन में इशू हो सकता है। देन ये भी हमें वही है, सिम्टम है, इन्फ्लेम नेज़ल, ये भी सिम्टम ही है, इन्फ्लेम नेज़ल पैसेज, रिकरेंट साइनेस्टीसिस, प्रेसिस्ट कफ, कफिंग अप, थिक म्यूकस, लॉस वेट, ठीक है, ये सभी के सभी इसके सिम्टम्स में ही आएंगे ये सभी। नेक्स्ट जैसे पुअर ग्रोथ होगी, इनएबिलिटी टू टॉलरेट एक्सरसाइज, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, टेस्टी साल्ट, मतलब स्किन का जो टेस्ट होगा वो कहीं ना कहीं साल्टी स्वेट उसमें हमें देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंट लंग की इन्फेक्शंस होंगी, तो कुछ स्मेलिंग टूल ग्रीजी, कुछ ये सिम्टम्स इसके हमें देखने को मिलेंगे। तो जैसे ये देखो, ये भी बहुत अच्छी डायग्राम बताई हुई है कि देखिए किस तरीके से हमें ये सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन बताई गई है। ऐसे ये जो ब्रोंकस हैं, देखो कितना ज़्यादा थिक इसमें म्यूकस जो हमें देखने को मिलेगा, ये जो ब्राउन कलर का हमें दिख रहा है ये सारा क्या है, ये इसमें म्यूकस है, देखो कितना थिक है। तो ऐसे में क्या कितना मतलब जो एयर का जो पैसेज होगा वो कितना ज़्यादा कम होगा, है ना।
तो ये एक बहुत अच्छी डायग्राम है। ये देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया है कि किस तरीके से कितना ज़्यादा थिक हो जाता है जो हमारा यहाँ से हमारा जो एयर पैसेज होना है, कितना ज़्यादा वो एरिया थिक हो जाता है। तो इस तरीके से हमें ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम इसका देखें तो थोड़ा डायग्नोसिस इसका कैसे कर सकते हैं, न्यू बॉर्न का स्क्रीनिंग करके या कुछ स्वेट क्लोराइड टेस्ट करवा के, जिसमें हम क्लोराइड लेवल का एलिवेशन देखेंगे, या कुछ जेनेटिक टेस्ट हम टेस्टिंग करवा सकते हैं जैसे CFTR म्यूटेशन का। देन ट्रीटमेंट अगर हम देखें इसका, तो ट्रीटमेंट में क्या है कि इसका कोई देखा जाए तो नो क्योर, ठीक है, इसका कुछ ट्रीटमेंट इतना खास नहीं है, बट हाँ कुछ हद तक हम इसका ट्रीटमेंट करके हम कुछ थोड़ा सा लाइफ का एक्सपेक्टेंसी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जैसे एयर बे क्लीननेस थेरेपीज़ के, अगर कुछ ज़्यादा म्यूकस सेक्रीट हो गया तो थोड़ा सा हम एयर बेस को कुछ क्लीन करा सकते हैं, थेरेपीज़ ले सकते हैं, जैसे चेस्ट थेरेपीज़ ले सकते हैं, कुछ वाइब्रेटिंग वेस्ट, कुछ ऐसा कुछ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इनहेल्ड मेडिकेशन में जैसे ब्रोंकियोडाइलेटर्स, ठीक है, माइकोलिस्टिक एंटीबायोटिक्स वगैरह ये चीज़ें ले सकते हैं हम। CFTR म्यूडुलेटर जैसे लूमा कैफ्टर, एवा कैफ्टर, ये टारगेट करते हैं स्पेसिफिक जीन म्यूटेशन पे, या फिर हम इसमें कुछ पैनक्रियाटिक एंजाइम सप्लीमेंट ले सकते हैं, या फिर हम अपनी डाइट में हाई कैलोरी हाई फैट डाइट जो है वो ले सकते हैं। एंड या फिर अगर कुछ ज़्यादा एडवांस ज़्यादा कंडीशन हो जाए ऐसी, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि लंग भी जो है ट्रांसप्लांटेशन करवाने की ज़रूरत पड़ जाए उस पेशेंट के अंदर। तो ये था आज का टॉपिक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस टॉपिक से। तो थैंक यू।